हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय अंग्रेजी। और अंग्रेजी में जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। तो हम यहाँ स्पेशली जो पढ़ेंगे उसका नाम अपने सेलेक्ट किया है, वो है हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़े उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा बता दें कि वर्ब कितने प्रकार की है। तो ये दो प्रकार की हम लेते हैं, एक तो है मेन वर्ब और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। आपसे पूछे या आपसे ये जानना आवश्यक है कि वर्ब कितने प्रकार की है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ब दो प्रकार की है बच्चों, एक है मेन वर्ब और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। जो अभी हमने ये चैप्टर लिया है इसमें हम केवल पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और हेल्पिंग को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। इसे अंग्रेजी में एक और नाम है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, आपको केवल ध्यान होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है, इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। और ये क्रियाएं जो मुख्य क्रियाएं इनके साथ में काम में आती है, जो टेंस में काम में आती है, इसलिए इनका जानना जरूरी है। और हमने टेंस पढ़ने से पहले इनको एक बार पहले पढ़ना जरूरी समझा है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो अभी हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमारे जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें हम वर्ब के बारे में और भी पढ़ेंगे, बट स्पेशली अभी जो हमने टॉपिक लिया उसका नाम अपने आप को यहीं तक सीमित रखेंगे। इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। और बच्चों जैसा इसका नाम है हेल्पिंग मतलब सहायता करना, तो इसका नाम सहायता करने वाला या ऐसा नाम दिया है। हिंदी में इसे कहते हैं सहायक क्रिया। शायद आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो बार बार सहायक क्रिया के रूप में ये शब्द का बार बार इस्तेमाल करते होंगे। या हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब के नाम से बोले, या हो सकता है कि टीचर इसको एड्रेस करें ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। तो 3-4 नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनका उद्देश्य देख रहे थे कि उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि जब भी आप मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो उस वर्ब के पहले इनको काम में लेना पड़ता है, इसलिए इनका पढ़ना आवश्यक होता है। तो हम ये जानेंगे अभी कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं और कौन कौन से टेंस में काम में आती है। तो कल अपने थोड़ा सा टेंस के बारे में बेसिक आइडिया लिया था और उसको हमने रोक दिया है। वो इसलिए रोक दिया है क्योंकि जो बेसिक चीज़ें पहले एक बार कौन कौन सी आवश्यक है उनका भी हम जिक्र करें, वो आप जान जाएंगे तो फिर आसानी से टेंस को सीख जाएंगे। कल अपन ने देखा था कि टेंस 3 है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट है, पास्ट है और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर। ये 3 टेंस आपके सामने हैं। कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और इन 3 टेंस को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा था। कौन कौन सा था? जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, इंडेफिनेट है, उसके बाद में कंटिन्यूअस है, और उसके बाद में परफेक्ट है, और उसके बाद में परफेक्ट और कंटिन्यूअस। में पीछे लिख रहा हूँ उसको। ऐसे ही यहाँ पास्ट में भी एक बार मैं लिख रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। इसको सिंपल भी बोलते हैं, या एक दूसरा नाम क्या बोलते हैं जो ऊपर लिखा है? इंडेफिनेट, INDEFINITE। ऐसे ही ये कंटिन्यूस भी हो जाएगा, कंटी और न्यूअस हो जाएगा। और ऐसे ही अगेन परफेक्ट भी हो जाएगा और अंत में हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर में भी 4 हो जाएंगे, इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और परफेक्ट आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे काम में आने वाली है। तो इसलिए हम यहाँ सीधे ही चलते हैं कि जैसे मान लो ये वाला टेंस है इंडेफिनेट, तो यहाँ कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है बच्चों कि ये हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन या बहुवचन के रूप में आती है, इसलिए ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो उनको उसी प्रकार से जोड़े में ही पढ़ेंगे। ये जोड़ा मतलब वहाँ एक वचन भी साथ में आएगा
और साथ ही साथ बहुवचन भी आएगा, जिससे आप जब भी इनको याद करें तो उसी पेयर में याद करें। तो जब भी आपको क्लिक करे तो तुरंत एक आपका एक वचन में काम में ले लें और दूसरा तो बहुवचन में काम में ले लें। अब देखते हैं हम इंडेफिनेट देखते हैं एक बार। तो इंडेफिनेट में जो काम आती है वो हेल्पिंग वर्ब, उसको बोलते हैं डू और डज। ये याद कर लो आप, डू और डज किसके लिए है? पहले मैंने टेंस लिखा है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में चारों मैंने लिख दिए, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और पीसी है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब काम आ रही है कौन सी है? डू और डज है बच्चों। और इसको मैं ये भी बता दूं आपको कि डू आता है दो, मैं ऊपर दो लिख रहा हूँ, दो का मतलब बहुवचन में, और डज आता है एक वचन में। तो याद हो गया आपको कि डज एक वचन में काम आती है और डू बहुवचन में काम आती है। दोनों का एक ही काम है, एक ही उपयोग है। अंतर क्या है? एक वचन और बहुवचन। आपको यहाँ तक याद हो जाना चाहिए। फिर आते हैं कंटिन्यूस में। और कंटिन्यूस का जो है क्या कहोगे उसका आप? हेल्पिंग वर्ब, उसको बेसिकली बोलते हैं बीई। क्या कहते हैं? बीई। लेकिन इसे तीन फॉर्म बनी है अलग अलग। बी फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी फर्स्ट फॉर्म तीन होती है। कौन कौन सी है? एक होती है इज, एक होती है एम और एक होती है आर। ये भी आप देख लें एक बार, बड़ा क्लियर है। ये तीनों का एक ही पर्पज है। जैसे यहाँ दोनों का एक ही पर्पज है, यहाँ तीनों का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जहाँ कि जब भी आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो उसको ये काम में लेना है। और इनके अलग अलग काम है। जैसे इज है, इस ऊपर लिख रहा हूँ मैं एक वचन में काम आती है। आर किस में आती है? मैं दो लिख रहा हूँ, दो का मतलब ये बहुवचन में काम आ रही है। और अकेला एम है, तो एम को आप जानते हो किसके साथ में काम लेते हैं? आई। ये आपको याद हो गया होगा, बहुत आसान है। कि बी की फॉर्म होती है इजेमार और इजेमार, तीनों का एक ही उद्देश्य है। और उद्देश्य में फर्क केवल कितना है? एक वचन या बहुवचन का। इज को हम काम में लेते हैं एक वचन, आर को हम काम लेते हैं बहुवचन, और एम के साथ में लगता है आई। और हमने आपको हमारे पूर्व वीडियो में जो प्रोनाउंस बताए थे, तो प्रोनाउंस भी जो हैं वो सारे एक वचन या बहुवचन के रूप में हैं। तो यदि वहाँ एक वचन है, जैसे मान लो ही है तो ही के साथ इज आएगा, और वी है तो वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। ऐसे ही है, आई है तो आई के साथ में एम आएगा। मान लो दे आ गया तो दे के साथ आप क्या काम मिलेंगे? तो पहले आपको ये ध्यान हो कि दे एक वचन है बहुवचन, तो दे बहुवचन है तो दे के साथ क्या लेंगे काम में? आर। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। दो कर लिए अपन ने। और तीसरा आते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट में भी हैं, वो दो हैं। कौन कौन सी हैं? हैज और हैव। ये जोड़ा देख लो आप, ये जोड़े के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये कैसे हैं एक बार दोबारा देख लो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है हमने यहाँ रखी है डू और डज को रखा है। ऐसे जो कंटिन्यूस जहाँ हम इसका यूज़ करेंगे वो है इज, एम और आर है। और ऐसे परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट अंदर क्या काम मिलेंगे बच्चों? आप ये लेंगे आप हैज और हैव। अब फिर दो आ गई तो आप पूछेंगे सर इसमें एक वचन कौन सी है और बहुवचन कौन सी है? तो जो हैज है वो आती है एक वचन में, एक के काम आती है। और हैव किस में काम आएगी? मैं लिख रहा हूँ दो, दो का मतलब बहुवचन में काम में आएगी। यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी एक बार मैं आपके फायदे के लिए सो पुनः दोहरा देता हूँ। ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आती है? इंडेफिनेट में काम आती है डू और डज। कंटिन्यूस में काम में आएगी इज, एम, आर। और परफेक्ट में काम आएगी हैज और हैव। यहाँ तक आपको याद हो गया। मैंने आपको बच्चों ये भी बता दिया है कि ये एक वचन या बहुवचन या सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आपको काम में लेनी पड़ेगी। यदि मान लो सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन वर्ब लेनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में जोड़ के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अन्यथा गलती हो जाएगी उसमें। अब आगे चलते हैं पीसी।
तो मुख्यतः बच्चों ये जो मैंने लिखा आपके सामने हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब बाद में यहाँ भी काम में आती है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब तो इतनी ही है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको यूज में कैसे लेंगे आप, तो मैं बताता हूँ कि इसके बाद में बीन लग जाता है। यहाँ पर क्या लग जाता है, बीन। में लाल पेन से लिख देता हूँ आपके सामने। तो आप जब भी इसको यूज में लेंगे तो लिखेंगे हैज बीन या हैव बीन। मैं समझता हूँ आपको टेंस यहीं पे याद हो जाएंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिकली आपके सामने ये आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको हैज बीन लिख दिया और हैव बीन आएगा। ये किस में आ रहा है, ये पीसी। पीसी का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो आप जब भी काम में लेंगे तो इसमें वर्ब कौन सी है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। मैं दोहरा दूं, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती है, केवल आपको समझने है तो मैंने बीन लगा करके इसे छोड़ दिया। अन्यथा हेल्पिंग वर्ब कितनी है, एक तो ये वाले डू डज है, इजेमार है और हैज और हैव है। हेल्पिंग वर्ब यही है। ये केवल आपको अंडरस्टैंड के लिए मैंने कि जब ये टेंस सीखें तो आपको इस प्रकार से काम में लेना है। तो ये हो गया हैज बीन कितने वचन के लिए काम में आएगा, एक वचन। हैव बीन बहुवचन के काम में आएगा। ये अभी आपने सीखा है, कौन सा टेंस के लिए है, ये केवल है प्रेजेंट टेंस में। ये प्रेजेंट टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी है। अब हम चलेंगे पास्ट में। तो पास्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तो बहुत आसान है पास्ट। तो इसमें कौन सी आती है, या हम लिखते हैं इसको डिड। कौन सी है, DID डिड। तो जैसे डिड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस है। अपने आप ही दो टेंस आपको याद हो गए यहाँ से। यहाँ डू और डज दिख रहा है, ये मान लो आप प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का भी कौन सा टेंस है, इंडेफिनेट है। ऐसे इजेमार आ गया तो आप सीधे कह सकते हैं, आंख मींच के कह सकते हैं कि ये सर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ऐसे हैज और हैव आ गया तो कितनी आसानी देखो आप बच्चों कि आप सीधे ही बता पाएंगे बिना किसी की सहायता के कि सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे ही यदि डिड आपने देख ली हेल्पिंग वर्ब, तो डिड सीधे ये बताती है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। पूरा आपको टेंस यहीं से याद हो जाएगा। और अब आप ये नहीं पूछोगे सर कि सर ये एक वचन है एक बहुवचन है, तो बच्चों दोनों में काम आती है। डिड को हमने किस में काम लिया है, एक वचन भी काम आती है और डिड दो लिखा हूँ बहुवचन में भी काम में आती है, तो दोनों काम में आ रही है। ये वाला हो गया यहाँ पर पूरा। अब हम आगे चलते हैं कंटिन्यूस। ये तो देखा आपने पास्ट इंडेफिनेट दिख रहा है ना आपको, पास्ट इंडेफिनेट है, ये हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। तो कंटिन्यूस क्या कह रहा है, यहाँ दो फॉर्म है, एक है वाज और दूसरी है वर। देख लिया आपने। और ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस का टेंस है। वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब है। अब आप ये पूछेंगे सर इनमें एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, ये आपको भी जानकारी होगी कि जो वाज है वह एक वचन है, जो वर है दो लिख रहा हूँ मतलब बहुवचन है। ठीक है। ऐसे हम आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में भी आप क्या देखेंगे, यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैड। केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हैड है। और हैड क्या बता रही है आपको, हैड ये बता रही है कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में तो वाज वर आती है। क्या पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड और केवल डिड ही आती है। यहाँ कंटिन्यूस में वाज और वर तो वाज और वर ही आएगी, इसके अलावा अन्य नहीं आएगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में यदि हैड है तो हैड अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है। और फिर आप पूछेंगे सर एक वचन बहुवचन एक ही है क्या, तो आप इसका उत्तर आएगा कि ये एक वचन में भी काम आता है और दूसरा बहुवचन में भी काम में आ रहा है। तो कोई डाउट है नहीं आपके, इतने ही वर्ब की जो क्या कहेंगे आप हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर है। फिर आते हैं अपन फ्यूचर टेंस में। किस में आते हैं, फ्यूचर। तो फ्यूचर में पहले हम कौन सा देखेंगे, इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट में क्या चीज़ है बच्चों,
तो इंडेफिनेट में विल और सेल है, याद कर लें, विल और सेल। याद हो गया आपको? पूरा जो फ्यूचर टेंस है उसमें केवल और केवल यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। किसमें? फ्यूचर टेंस में है। और फ्यूचर टेंस सारा इन दो हेल्पिंग वर्ब के सारे ही चल रहा है, बाकी और की आवश्यकता है ही नहीं। एक बार आगे चले उसके पहले हम देख लेते हैं कि विल है, जो विल और सेल है इसका यूज़ कैसे करेंगे आप। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि अभी तक जो हमने ऊपर देखा है उसको हमने एक वचन और बहुवचन के हिसाब से काम में लिया होगा, और आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि विल और सेल का जो प्रयोग है वो एक वचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग नहीं होकर इसका एक दूसरा नियम लगता है। वो नियम कौन सा है? वो नियम है कि जो आई और वी है, आई कॉमा वी, इनके साथ में सेल आता है, SHALL। याद कर लो उसको आप। क्या लिखा आपने? आई और वी जो प्रोनाउन है या जो सब्जेक्ट, जो आपने पूर्व वीडियो में अपने जो टेबल पढ़ी थी, मैं एक बार टेबल आपके लिए फिर यहाँ लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। एक तो होता है आई और वी, उसके बाद में होता है यू और यू, फिर इसके बाद में होता है ही, सी, इट, और इन सब का बहुवचन दे, या किसी का नाम है या कोई संज्ञावाचक शब्द है। ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं? ये सब्जेक्ट वाले हैं, और इनको आप लिखेंगे तो यदि मान लो इन दोनों में से इनके साथ में कोई यूज़ करना पड़े तो आप क्या करेंगे? सीधा सा है कि जो आई और वी जो प्रोनाउन है, जो ये वाला है, इनमें आप सेल काम में लेंगे। क्या लेंगे? सेल। बाकी ये जितने भी हैं सारे प्रोनाउंस, इनमें आप क्या लिखेंगे? विल। तो किसी प्रकार का डाउट है? नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। तो यह आपने देख लिया कि जो फ्यूचर है इंडेफिनेट है, उसमें विल और सेल है, और इनका प्रयोग भी आपने देख लिया। आई और वी के साथ में सेल है, बाकी सभी के साथ में विल है। फिर आगे हम देखते हैं कंटिन्यूस। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इसमें केवल इतने ही हेल्पिंग वर्ब आपके, इनके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर अभी हाल फिलहाल। अब कंटिन्यूस आप सीखेंगे तो आप क्या करेंगे? तो उसका उत्तर बहुत आसान है कि इन्हीं के साथ में आपको बी लगाना है। आप कहेंगे क्या करेंगे? देख लो एक बार आप, ये हो जाएगा विल बी और सेल बी। दो कितना आसान है। यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस लिखना है तो आप लिखेंगे विल बी या सेल बी, और अपने आप में कंटिन्यूस बन जाएगा। इसको देखते ही जब भी आपके आंख बीच के देखें तो तुरंत आपको याद आएगा विल बी और सेल बी। आप सीधे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है सर ये, बिना कोई डाउट के। फिर आगे परफेक्ट। तो परफेक्ट में आप क्या कहेंगे? तो परफेक्ट जैसे अपन ने कहा कि यहाँ भी अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम साथ में काम में ले रहे हैं। तो कौन सी है? ये है विल हैव या सेल हैव। और इनका भी यूज कैसे है? जैसे अपन ने पहले बताया वैसे ही है। विल बाकी सबके साथ में है, और सेल और आई और वी के साथ में है। और ऐसे अंत वाली एक और ले लेते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें भी सब में बीन आता है। विल हैव बीन या सेल हैव और बीन, ये आपने देख लिया। तो आपके सामने 12, जो अपने पहले वाली वीडियो में अपने देखें कि 12 आप सेंटेंस सीखोगे, तो 12 सेंटेंस को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देख लिया है। तो आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली आपको एक तरह से ये टेंस भी याद हो गया है। एक बार दोबारा वीडियो ख़त्म करें उससे पहले हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने टॉपिक का नाम रखा है हेल्पिंग वर्ब, मानी सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया अपने टेंस वाइज लिए। टेंस कितने अपने? 3 है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और इनको फिर 4 भागों में बांट रखा है। 4 यहाँ भी आ गए, वही 4 यहाँ आ गए, वही 4
यहाँ आगे चार कौन कौन से हैं, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। पीसी मानी परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब ये देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सी है हेल्पिंग वर्ब, तो डू और डज है। कंटिन्यूस में कौन सी है, इज एम आर है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इज एम आर काम आती, इज आती एक वचन में, एम आई के साथ, आर बहुवचन के साथ। ऐसे परफेक्ट में कौन सी है, हैज और हैव, तो हैज आती एक वचन और हैव आती है बहुवचन। ऐसे ही फिर लास्ट में है परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने पहले कहा कि हैज़ बीन या हैव बीन काम में आ रही है, बट ये कोई अलग से वर्ब की फॉर्म नहीं है, केवल ये आपको टेंस बनाने का तरीका बताया इसलिए मैंने लिखा है, अन्यथा ये हेल्पिंग वर्ब ऊपर ही है, वही है। यह आपका हो गया प्रेजेंट वाला। पास्ट में आते हैं तो पास्ट में सिंपल पास्ट या इंडेफिनेट है, उसमें जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड है। एक वचन और बहुवचन आप देख रहे हैं दोनों में काम आ रही है। ऐसे ही कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में कौन सी काम आ रही है, वाज और वर काम में आ रही है। वाज किस में है, एक वचन में है। वर किस में है, बहुवचन में है। परफेक्ट किस में है, हेड, इसमें एक ही हेड काम आ रहा है, हमने बीच में एक छोड़ दिया तो उसको भी हम लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या काम मिलेंगे, ये आप लेंगे हेड और बीन, हेड और बीन, ये भी अलग से जहाँ भी बीन लग रहा है वो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है। ऐसे भी फ्यूचर में आएंगे, इंडेफिनेट में विल और सेल, कंटिन्यूस में विल बी और सेल बी, परफेक्ट में विल हैव सेल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में है विल हैव बीन या सेल हैव बीन। ये सारे आपके क्या आ गए बच्चों, ये हैं हेल्पिंग वर्ब। अब मैं थोड़ा सा और आपको दे देता हूँ, कुछ मॉडल्स भी हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के काम में आते हैं। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं, वो भी सारे हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल्स हैं ना वो भी इसके काम में आते हैं। फिर कभी अगले वीडियो में आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे, बट अभी हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कैन है, कैन ये मॉडल है बट इसको हम काम मिलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी काम आता है। कैन है, इसका पास्ट हो गया कुड। ऐसे मे है, इसका पास्ट हो गया माइट, ये सेकंड फॉर्म है इनकी। ऐसे ये विल अपन ने ले लिया है बट विल की सेकंड फॉर्म होती है, विल का वुड के रूप में भी काम लेते हैं। ऐसे ही सेल है, सेल की भी सेकंड फॉर्म है, वो भी कई बार इसमें काम में आती है। और ऐसे एक मस्ट और है, मस्ट भी इसके काम में आता है। तो इतने सारे आप ये एडिशनल जो मॉडल्स हैं ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है, और मैं समझता हूँ कि आप इसको कंठस्थ याद कर लें। और यदि किसी प्रकार के इससे कोई सुझाव या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बताने में कि जो भी यदि कोई डाउट है उसको यहीं पर क्लियर कर दें। और यदि यहाँ कोई डाउट नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि 100% आपको जो टेंस है या टेंस की फॉर्म्स वगैरह है बिल्कुल एक ग्लांस में आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। तो मैं समझता हूँ ये आपको बहुत ही एक अच्छा वीडियो लगा होगा और आप इसको आसानी से याद भी कर लेंगे। और जब अपन अगले वीडियो लें उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको थोरोली या कम्प्लीटली याद कर लें, जैसे जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट में कौन कौन सी है, पास्ट में कौन कौन सी है और फ्यूचर में कौन कौन सी है, और इनके फॉर्मेट भी कौन कौन से लिखे हैं। यदि ये याद हो जाएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। टेंस आप कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।